हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 6। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है आज। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 तक हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल। वहाँ पर आपको इस 5 चैप्टर्स तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस हम इन सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 करके सारे नोट्स भी डाल रहे हैं इस सब चैप्टर्स के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप उसकी भी पीडीएफ भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप यूट्यूब पर भी क्या देख सकते हैं, उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमें पूरा चैप्टर आज पढ़ना है। इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू कैरी आउट देयर डेली फंक्शंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो डेली फंक्शंस हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें वो कैरी आउट कर सके। बिना एनर्जी के नहीं कर सकता कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर इट फॉर अ वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म करने के लिए। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फूड दैट दीज ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम। अब आप बोलोगे प्लांट्स को कैसे एनर्जी की ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है भाई, वो खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, तो उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक, ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। कौन सा फूड? जो ये ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड खाते हैं, उस फूड से ही एनर्जी बनती है। दिस एसिमिलेटेड फूड, एसिमिलेटेड यानी कि जो फूड होता है, इट इज़ फर्दर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस। इस फूड को आगे और ज़्यादा प्रोसेसिंग करके इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताकि जो अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म किया जा सके। और ये मेटाबॉलिक फंक्शंस 2 तरह के होते हैं। कितने की तरह के? 2। एक होता है एनाबॉलिक, जिसमें कंस्ट्रक्टिव बायोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, एंड एक होता है कैटाबॉलिक, यानी कि ब्रेकिंग अप प्रोसेसेस। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि इसे जोड़कर कुछ बनता है इससे। ठीक है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, कंस्ट्रक्शन होता है इसमें। एंड कैटाबॉलिक में ब्रेकिंग अप प्रोसेस होती है। तो ये 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर एंडरगोनिक, while catabolic activities are usually exergonic. एंडो एंड्रोगोनिक मीन्स एनर्जी डिपेंडेंट होती है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि उन्हें एनर्जी चाहिए। ठीक, जबकि जब एनाबॉलिक प्रोसेस होती है तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? एक्सर्गोनिक होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सर यानी कि रिलीज हो रही है, एंडर यानी कि एब्जॉर्ब करती है। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एब्जॉर्ब करती है और आपका जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा मेन चैप्टर। रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स taking oxygen into the cells, using it for releasing energy by breaking down food, glucose, and then eliminating the waste products, carbon dioxide and water from the body. अब देखिए हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, सेल्स में जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, उस ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी रिलीज करी जाती है। ठीक है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है? जो फूड होता है उनमें, प्लांट्स में जो फूड स्टोर्ड रहता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, तो वो फूड ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से वो फूड का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने से जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का इनटेक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होने में क्या होता है? ग्लूकोज जो फूड होता है प्लांट्स में वो ब्रेक होता है और उससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गई। कैटाबॉलिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक हुआ है यहाँ पर, फूड ब्रेक डाउन हुआ ना फूड का, तो एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। इन विच लिविंग सेल्स ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसमें जो लिविंग सेल्स होते हैं, यहाँ पर प्लांट्स लिविंग सेल्स हैं, तो वो लिविंग सेल्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि जो उनमें फूड होता है उनका, प्लांट्स का ग्लूकोज, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये। ऑक्सीजन है तो एरोबिक है, नहीं है तो एनएरोबिक होता है, और उससे रिलीज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, अगर एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, ठीक है, ये कंडीशंस क्या थी? कब थी? जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है,
तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। एरोबिक है यानी कि ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगा, बाकी प्रोडक्ट सेम रहते हैं इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी जगह बनता है बस वाटर की जगह इथाइल अल्कोहल। एज इट हैपन्स इनसाइड द सेल इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये सेल के अंदर होता है इसीलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब ये देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन और ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। C6H12O6 ये क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है। क्या होता है ये आपका ग्लूकोज होता है, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। ठीक, ये हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो हम ये वाले मॉलिक्यूल्स हटा देंगे तो हमारा बचा ग्लूकोज प्लस ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक, ये दोनों रिएक्शंस है। इस पूरे पैराग्राफ को ये दो रिएक्शंस में क्या कर दिया, सम अप कर दिया है। द सब्सटेंस दैट इज यूज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। वो सब्सटेंस जिसका यूज किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, 3 प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस में 3 प्रोसेस होती हैं। पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। इट डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप बट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। ग्लूकोज का भी जो ब्रेकडाउन होता है सिर्फ एक स्टेप में नहीं होता, इसमें भी 2 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्लाइकोलिसिस जिसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पाइरूवेट बनता है पहले। ठीक है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। फिर क्रैब साइकिल होती है यानी कि जो पाइरूवेट बना उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। एनर्जी आपकी एटीपी की फॉर्म में बनती है। ठीक, और ये जो एटीपी होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये प्रोसेस। क्रैब साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ये दोनों के बाद ही आपका ग्लूकोज का फुल्ली ब्रेकडाउन होता है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा होता है फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स, ईच ब्रेकडाउन स्टेप इज रेगुलेटेड बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम। जो एक एक क्या होता है आपका ब्रेकडाउन स्टेप होता है, यानी कि जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ और एक ये वाला ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर तरह का एंजाइम प्रेजेंट रहता है हर स्टेप पर। उससे क्या होता है, एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, बट उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, बस एक्सेलरेट कर देते हैं पूरी रिएक्शन को। थर्ड है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जो इसमें बनती है वो एटीपी की फॉर्म में बनती है। एनर्जी रिलीज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। एनर्जी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। तो ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं इन पूरी प्रोसेस के। क्या, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और एनर्जी जो बनती है एटीपी की फॉर्म में बनती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, रेस्पिरेशन के। अब आता है रेस्पिरेशन होता है और एक होता है कंबशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें, रेस्पिरेशन में और कंबशन में। लेवॉइजर एक साइंटिस्ट थे, ही पॉइंटेड आउट दैट बोथ रेस्पिरेशन कंबशन अपीयर्स सिमिलर इन सेवरल रेस्पेक्ट्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इफ एनालाइज्ड डीपली। लेवॉइजर ने ये पॉइंट आउट किया कि रेस्पिरेशन और कंबशन, कंबशन क्या होता है, कोल, वुड, ऑयल, इन सब का बर्निंग का होना, तो दोनों सेम रहते हैं। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें सेम हैं, क्योंकि दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है इन रेस्पिरेशन एज वेल एज इन कंबशन। बट अगर हम इसकी दोनों प्रोसेसेस को डीपली एनालाइज करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। इस टेबल में आपको रेस्पिरेशन और कंबशन की सिमिलैरिटीज दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर हमने देखा ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या था, प्लांट्स में ग्लूकोज था। कंबशन में क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही। ये कोल, वुड, ऑयल, ये सब क्या है,
आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, कंबशन में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं, रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कंबशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। रेस्पिरेशन एनर्जी स्टोर्ड इन दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इज रिलीज, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड रहती है वो रिलीज हो जाती है इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और कंबशन में भी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सबस्ट्रेट अभी बताया क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसका यूज़ किया जाता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं इन दोनों में, ये तो सिमिलैरिटीज़ की बात हो गई। डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में है, इट इज़ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, क्या रेस्पिरेशन जो है आपका स्टेप वाइज होता है, जबकि जो कंबशन है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस इसमें रेस्पिरेशन में बोल रहा है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि कंबशन आपका फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक। रेस्पिरेशन आपका सेल्स के अंदर होता है, जबकि कंबशन आपका नॉन सेलुलर प्रोसेस है, यानी कि सेल्स के अंदर नहीं होता है ये। रेस्पिरेशन ईच स्टेप रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक एंजाइम, रेस्पिरेशन में जब हर एक स्टेप पर ब्रेक डाउन होता है तो हर एक आपके स्टेप पर एंजाइम की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की, जबकि कंबशन में किसी भी तरह के एंजाइम की नीड नहीं होती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है हर स्टेप पर और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, जबकि कंबशन में एनर्जी इज रिलीज इन दी फॉर्म ऑफ हीट इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप का प्रोसेस है तो उसी स्टेप पर एनर्जी रिलीज हो जाती है बट वो हीट की फॉर्म में होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस है, जबकि कंबशन क्या है आपका रैपिड प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अभी और भी डिफरेंसेस हैं, हम ये देख लेते हैं यहाँ पर। ये रेस्पिरेशन का है और इधर कंबशन का है। रेस्पिरेशन में बोल रहा है टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस उस पर होता है रेस्पिरेशन। कंबशन जो होता है उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, इग्निशन पॉइंट चाहिए होता है सबस्ट्रेट का, जैसे यहाँ पर आपका कोल है, वुड है, तो इनका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल जो आपकी गैस स्टोव होता है उसकी गैस पर रख दिया तो आपका कंबशन हो गया, नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस पर ही होगा, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। लाइट इज नॉट लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि कंबशन में लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे बीच के कंपाउंड्स बनते हैं, मिडिल कंपाउंड्स बनते हैं, विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसकी मदद से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होता है, जबकि कंबशन में कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स नहीं बनते क्योंकि ये वन सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गए आपके फाइनल किस चीज़ में, रेस्पिरेशन एंड कंबशन में। पूरे 9 डिफरेंसेस हैं, आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है और कंबशन क्या होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म व्हेन रिक्वायर्ड। जो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होती है तो वो स्टोर्ड हो जाती है बॉडी में, ठीक है। हम भी खाना खाते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी एक साथ थोड़ी यूज़ हो जाती है, ऐसा तो नहीं हमने खाना खाया उसके बाद हमने कुछ काम किया और हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर्ड रहती है बॉडी के सेल्स में, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेता है। एडीपी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, डी है यहाँ पर तो डाईफॉस्फेट है, लो एनर्जी कंटेंट है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है एंड एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हाई एनर्जी कंटेंट है। दीज आर दी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है, एडीपी, पीआई, एटीपी, ठीक। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मिलकर क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ एडीपी फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो इससे बनता है आपका एटीपी हाई एनर्जी का। एडीपी की लो एनर्जी होती है, ये फॉस्फेट हो गया आपका, और एनर्जी जो रेस्पिरेशन से बनती है, ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, हाई एनर्जी के एटीपी मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं जो सेल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही क्या होती है, स्टोर्ड रहती है। व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, जब सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की, देन एटीपी कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो एटीपी को ब्रोक डाउन करवा कर वाटर का यूज़ किया जाता है, वाटर का यूज़ करते हैं तो एनर्जी, वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है। एटीपी सेल्स में यूज़ करने के लिए क्या होता है, एटीपी को वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होती है,
और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो सेल्स में यूज़ करने के लिए होती है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में 1 मोल के लिए 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, किसकी, सेल्स की। आई होप आपको रिलीज ऑफ एनर्जी समझ में आ गया है। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, मेनली 2 ही टाइप्स होते हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक में कोई ऑक्सीजन नहीं होती, जबकि एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। यही हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सॉरी एरोबिक। तो हम पढ़ते हैं, इन मोस्ट केसेस ऑर्गेनिज्म कैरी आउट रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। मोस्ट केसेस में ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पिरेशन कैसे करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से ही करता है। देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो इसी बेसिस पर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है कौन सा नहीं करता, इसी बेसिस पर 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एनारोबिक और एक होता है आपका एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि विदाउट एयर और ऑक्सीजन। Partial oxidation of food in the absence of oxygen resulting in the release of some amount of energy is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration में क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो फूड का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिससे एनर्जी थोड़ी सी ही रिलीज होती है। जब फूड का फुल्ली ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो एनर्जी भी तो कम ही रिलीज होगी ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे बोल रहा है, इन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमने ग्लूकोज का क्यों लिया, क्योंकि हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसलिए हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया। जब ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बताया था, वाटर नहीं बनता, सॉरी, ऑक्सीजन, एनर्जी और आपके इथाइल अल्कोहल बनता है ना। तो सम हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव फ्रॉम इट, ग्लूकोज में से हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाते हैं जिससे ऑक्सीडेशन होता है। एंड एट द एंड ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जब बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, हमने पढ़ा था कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के बाद ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होकर क्या बना लेता है, 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है पायरुवेट के, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक, दिस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपका पायरुवेट बनता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक, ग्लाइकोलिसिस का क्या मीनिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर का स्प्लिट हो जाना। शुगर में ग्लूकोज ही हो गया, हम वही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसी में ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोई सा भी रेस्पिरेशन हो, एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस के बाद इसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, पायरुवेट बनता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। पायरुवेट जो होता है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं दे डिपेंड ऑन वेदर फर्दर रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फर्दर प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फर्दर कंपाउंड्स बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो फर्दर रिएक्शंस होंगी वो एब्सेंस में होंगी या प्रेजेंस में होंगी ऑक्सीजन की। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स, अगर सेल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो पायरुवेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है। ठीक, यहाँ पर मैंने ऊपर ऑक्सीजन बोल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो पायरुवेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, अबाउट 36 से 38 एटीपी एक मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज का अगर एक मॉलिक्यूल है तो उससे अबाउट 36 से 38 एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। ठीक, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशंस होंगे, रिएक्शंस होंगे, सॉरी, एब्सेंस है तो एनारोबिक रिएक्शन होगा, तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे लैक्टिक एसिड है, इथेनॉल है, ये बनते हैं, और किसी किसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। सिचुएशन अलग अलग होती है। ये होता है ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक में होगा तो क्या बनाता है, 36-38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के उसके बनाता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर एब्सेंस होगा तो क्या बनेंगे, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, कुछ प्रोसेस हैं इसमें अलग अलग।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या चीज़ होती है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, जैसे ईस्ट, कुछ बैक्टीरिया, दे ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक होता है। कौन सा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एब्सेंस में। इन अ लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अब सप्लाई तो है नहीं ऑक्सीजन की, लो सप्लाई है बहुत ज़्यादा। ईस्ट कन्वर्ट्स पायरुवेट टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताया अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ईस्ट क्या करता है, वो पायरुवेट को, ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बना उसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। हो गया कन्वर्ट, और उसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अबाउट 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंजाइम इसमें कौन सा यूज होता है? जाइमेज। इट कैरीज आउट दिस प्रोसेस। ठीक है, जाइमेज जो इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाता है। तो ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बन गया। पायरुवेट बना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही है। ईस्ट हुआ, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जिससे आपका क्या बनता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के बने, 2 मॉलिक्यूल बने कार्बन डाइऑक्साइड के, और एनर्जी रिलीज हो गई। तो हमने ये जो सब कुछ पढ़ा ये इस रिएक्शन में सम अप हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट है, एनिमल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। क्या? लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स की यहाँ पर बात कर रहा है। जब विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, अवर मसल्स बिकम डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। हमारी मसल्स में ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारा सांस फूलने लग जाता है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट को कन्वर्ट करता है, ठीक है, और दूसरा पाथवे बनाता है जिससे वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से लैक्टिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ग्लूकोज में ग्लूकोज हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ इसमें साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुवेट बन गया। एब्सेंस हो रही है ऑक्सीजन की, मस्कुलर टिश्यूज में हो रहा है ये काम, तो लैक्टिक एसिड बनता है और ATP बनती है। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इन मसल कॉजेज मसल क्रैम्प्स। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना ना, तो ये इकट्ठा हो जाता है आपके मसल्स में, ठीक है, जिससे मसल में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है, हॉट मसाज प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स में जब हॉट मसाज करी जाती है तो उससे रिलीफ मिलता है। क्यों रिलीफ मिलता है? क्योंकि इट इम्प्रूव्स दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दी मसल्स। क्योंकि हॉट मसाज करी जाए तो उससे मसल्स में सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, फिर से वापस नॉर्मल होने लग जाता है, विच इंक्रीजेज दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब वो क्रैम्प्स आराम रिलीज होंगे, नॉर्मल होंगे, क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन नॉर्मल जैसे पहले सप्लाई हो रही थी वो होने लग जाती है। ऑक्सीजन देन ब्रेक्स डाउन द एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन पहुंच गया तो वो जो लैक्टिक एसिड है ना मसल्स में, वो आपका ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया तो उससे हमारे क्रैम्प्स में रिलीफ मिलता है। तो ये था आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन एनिमल्स। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ 2 ATPs अकर्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, एंड फर्दर फर्मेंटेशन इनटू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस एनी ATP। लेकिन जब फर्दर फर्मेंटेशन हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है या लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो उसमें कोई भी ATP प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। देखा ना आपने यहाँ पर, क्या यहाँ भी कोई भी ATP नहीं बना और ना ही आपका यहाँ पर बना। ठीक, सो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।